my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well. My dear students, I think you are very well and you are preparation for your exam. So now discuss chief characteristic of modern age perspective of your exam. आपके एग्ज़ाम के लिए ही आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो यहाँ पर हमारे सभी स्टूडेंट जो हमारी वीडियो के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें कि उनको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और प्लस अगर वो चाहते हैं कि उनके किसी भी टॉपिक पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाए हमारे चैनल हर घर इंग्लिश पर, तो वो ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हम उनके लॉन्ग क्वेश्चन को सीरियसली लेते हुए उसके ऊपर वीडियोस बना करके उसे अपलोड भी कर सकते हैं आपकी फरमाइश के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम जिसका डिस्कशन करने वाले हैं वो है मॉडर्न एज। मीन्स व्हाट इज़ द मॉडर्न एज और इसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आपके मुख्य विशेषताएं क्या थी मॉडर्न एज की। यहाँ पर आपको आज जो इस टॉपिक के अंदर देखने को मिलेगा वो है कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज, डिफाइन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज, एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आपको इस तरह से करके क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। हालांकि ये शॉर्ट नोट्स हमेशा से पूछा जाता है तो लॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर के थ्रू ही अटैम्प्ट करिएगा। ओके, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मॉडर्न एज, कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंट ऑथर्स। अंडरस्टूड? तो मतलब हम किसको डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ? मॉडर्न एज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को और उसके इम्पोर्टेंट ऑथर्स को। आंसर इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इल्यूजनमेंट। सबसे पहली बात तो ये कि वास्तविकता है, भ्रामक स्थिति जो थी वो ख़त्म हो गई थी। आफ्टर वर्ल्ड वॉर्स पीपल लॉस्ट फेथ इन रिलीजन एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। वर्ल्ड वॉर के बाद में लोगों का फेथ रिलीजन से और ट्रेडिशनल वैल्यूज से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो डिसइल्यूजनमेंट मतलब सत्यता की तरफ लोग आ रहे थे, अब बहुत ज़्यादा रिलीजियस, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा था। नंबर 2, एक्सपेरिमेंटेशन। हर कोई जो था वो प्रयोग करने पे लगा हुआ था, यानी अब जो क्या था कि किसी के कहने से कुछ भी विश्वास करने योग्य नहीं था, बल्कि हर इंसान अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करता था, फिर उसके आधार पे ही वो कोई थ्योरी डिस्कस करता था। राइटर्स ब्रॉक ओल्ड लिटरेरी फॉर्म्स। राइटर्स ने क्या किया, जो पुरानी लिटरेरी फॉर्म्स चली आ रही थी उनको तोड़ा और एक नया स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड फ्री वर्स बिकेम कॉमन। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस और फ्री वर्स जो थे वो एकदम कॉमन हो गए थे। तो इन्होंने पुराने ओल्ड लिटरेरी फॉर्म्स को ब्रेक डाउन किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री वर्स एकदम कॉमन हो चुके थे। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन जो थे हमारे राइटर्स वो लिटरेचर में कर रहे थे। थर्ड नंबर इज द इंडिविजुअलिज्म। फोकस शिफ्टेड टू इंडिविजुअल थॉट्स, स्ट्रगल्स एंड आइडेंटिटी। फोकस कहाँ पर शिफ्ट हो रहा था? इंडिविजुअल थॉट्स के ऊपर, स्ट्रगल्स के ऊपर एंड आइडेंटिटी के ऊपर। तो हर इंसान अपनी व्यक्तिगत जो उसकी चीज़ें होती थी, व्यक्तिगत थॉट होते थे, व्यक्तिगत उसके संघर्ष होते थे, या व्यक्तिगत उसकी जो पहचान होती थी, तो उसके ऊपर वो अब ज़्यादा फोकस करने लगा। तो यही बात अप्लाई हो रही थी हमारे राइटर्स के ऊपर भी, कि हमारे जो राइटर्स थे वो इंडिविजुअलिज्म के साथ ज़्यादा सोच रहे थे। नंबर 4, अर्बन इन्फ्लुएंस। Themes of city life, alienation and industrialization dominated literature. अब क्योंकि शहरीकरण ज़्यादा हो गया था और शहरी प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा था लिटरेचर के ऊपर, जैसे कि जो शहर का जीवन था उसकी थीम के ऊपर ज़्यादा लिखा जाने लगा, क्योंकि वहाँ पर आ रहा था एलिनेशन एंड आप समझ सकते हैं इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो रही थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला लिटरेचर के ऊपर भी। तो अर्बन इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि सिटी लाइफ की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी और जिसका लिटरेचर डोमिनेंट माना जा रहा था। नंबर 5 पर है पेसिमिज्म एंड एंजाइटी, यानी निराशावादी सोच थोड़ा डेवलप हो रही थी और साथ ही एंजाइटी भी पीपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा उभर रही थी। मॉडर्न लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स अनसर्टेनिटी, फियर एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ। मॉडर्न लिटरेचर रिफ्लेक्ट हो रहा था एक अनिश्चित डर से और साथ ही मनोवैज्ञानिक गहराई से, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि पीपल्स के अंदर
क्या चीज़ें प्रेजेंट हो रही थी या क्या चीज़ें हमें दिख रही थी? पेसिमिज्म और एंजाइटी की, क्योंकि मॉडर्न लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स अनसर्टेनिटी। मॉडर्न लिटरेचर रिफ्लेक्ट कर रहा था अनिश्चितता को, जिसमें कि डर था और साइकोलॉजिकल डेप्थ थी। नंबर 6 इज रियलिज्म एंड सिंबोलिज्म, वास्तविकता और प्रतीक। राइटर्स पोर्ट्रेट हार्श रियलिटीज यूजिंग डीप सिंबल्स एंड इमेजरी। राइटर्स को जब कोई अपनी हार्श रियलिटीज दिखानी होती थी, यानी एकदम कठोर सच्चाई दिखानी होती थी, तो वो क्या करता था कि डीप सिंबल का यूज़ करता या फिर कल्पनाओं को यूज़ करता। तो डीप सिंबल एंड इमेजरी के थ्रू हार्श रियलिटीज़ को राइटर्स ने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की या रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। रियलिज्म एंड सिंबलिज्म इज़ द सिक्स हेडिंग। नेक्स्ट इज़ द सेवन, डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी। और धीरे धीरे जो मॉरलिटी थी वो क्या हो रही थी, विनाश की तरफ जा रही थी। मतलब मॉरलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही थी लोगों के अंदर। डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी, नैतिकता का विनाश होना। कन्वेंशनल मॉरल वैल्यूज़ वर क्वेश्चंस और रिजेक्टेड। कन्वेंशनल मॉरल वैल्यूज़ पर सवाल उठाए जा रहे थे और उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा था। अंडरस्टूड? तो कन्वेंशनल मॉरल वैल्यूज़ कैसे हो रहे थे, उन पे सवाल उठाए जा रहे थे और उनको रिजेक्ट किया जा रहा था। मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मानवता दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, और ज़्यादा नैतिकता दिखाओगे तो लोग आपको जो है यूज़ कर ले जाएंगे। इस टाइप की बातें उठने लग गई थी। तो क्या हो रहा था कि जो पुराने मॉरल वैल्यूज़ थे, अब उनकी तरफ अब लोग ना मुड़ करके बल्कि उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे, उनको रिजेक्ट कर रहे थे। तो दिस इज़ द मॉडर्न एज एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, these are the characteristic of your modern age. Understood? ये बहुत छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए सिर्फ इसीलिए बनाई ताकि आप इस टॉपिक को समझें और इनके जो पॉइंट्स हैं उनको याद करें। फर्स्ट पॉइंट इज़ द डिसइल्यूजनमेंट, सेकंड इज़ द एक्सपेरिमेंटेशन, थर्ड इंडिविजुअलिज्म, 4 अर्बन इन्फ्लुएंस, 5 पेसिमिज्म एंड एंजाइटी, 6 रियलिज्म एंड सिंबलिज्म, 7 डिक्लाइन ऑफ मॉरलिटी। ओके, अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात और क्लियर कर दूँ कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं या इस तरह के जो मतलब हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो कभी लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स के ऊपर ही शॉर्ट वीडियो बनाई जाती हैं। तो मॉडर्न एज को अगर आपको समझना है तो आप इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू और शॉर्ट मतलब आप इसको शॉर्ट आंसर अटैम्प्ट करिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने जैसा कि आपसे बताया कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। जब भी इस तरह के टॉपिक पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करके या मतलब 200 अबव वर्ड्स लिमिट से ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता। ओके, चलिए, मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और हाँ, एक बार फिर से मैं कह दूँ कि हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना करके हम यहाँ अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर अपलोड करें तो ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके बताए हुए क्वेश्चन को हम डिस्कस करें आपके साथ अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर। ओके, ऑल द बेस्ट।